हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 4 जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 8 तथा बीपीएससी तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या गुवाहाटी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मासिनराम। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे वर्ल्ड में के बारे में बात करें तो भी, ठीक है। और यहाँ पे औसतन देखा जाए तो 1187 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पे वर्षा औसतन वर्षा होती है, ठीक है। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बात करें तो यहाँ पे 1985 में रिकॉर्ड दर्ज किया गया था 26,000 कितना 26,000 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा हुई थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1985 की ये घटना है, यहाँ पे इतना बारिश हुआ था देखने को मिला था, ठीक है। क्या रीजन है यहाँ पे इस मासिनराम में, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं मेघालय यहाँ पे है और यहीं पे स्थित है, इसी राज्य में स्थित है मासिनराम। तो क्या रीजन है कि मासिनराम में इतना वर्षा अधिक होता है? इसके पीछे रीजन है कि मासिनराम तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हिल से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ क्या करती हैं, तीनों हिल जो पहाड़ियाँ उसे ट्रैप कर लेती हैं, फंस जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। और जिस फलस्वरूप यहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा होती है। तो ये रीजन्स है, इसका ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम क्या कहते हैं? काल बैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लू इसे कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नांकित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तर पश्चिम कहने का मतलब ये है कि ये हमारा रहा उत्तर और ये रहा हमारा पश्चिम, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया, तो यहाँ पे क्या रीजन्स है कि शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है या फिर वर्षा होती है, सिंपल सा, अधिक नहीं मतलब वर्षा होती है, क्या कारण है? ऑप्शन दिया हुआ है कि चक्रवातीय दाब के कारण से, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, या मानसून की वापसी की वजह से होती है ऐसा, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, ठीक है। सवाल यहाँ पे उठता है कि पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है और ये कहाँ से उठती है? तो ध्यान रखना है कि ये मेडिटेरियन जो सी है और कैस्पियन सी है, यहाँ से उठती है, और यहाँ से आने वाली हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती हैं, जलवाष्प लेकर के आती हैं, और इस वाला एरिया जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे मतलब कि अच्छा खासा बारिश होता है शीत ऋतु में भी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं इफेक्टिव वाला कौन कौन सा देश है, जैसे कि ईरान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा, और भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है, तो वो हिस्से भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ फैक्ट हमने लिया है जो कि जाना जरूरी है, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह विक्षोभ पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर बहती हैं, सिंपल सा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इधर हमारा इधर पूरब है, तो ये पूरब से किधर जा रही हैं, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूरब जाता है ना, ठीक है। इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है ईस्ट वेस्ट है, और इधर हमारा ईस्ट है। तो देखेंगे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ की दिशा की ओर ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विक्षोभ पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती हैं। वे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। विक्षोभ का तात्पर्य क्या होता है? कम हवा वाले दाब क्षेत्र से, ठीक। आगे लिखा है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरे से संबंधित है। यह पाकिस्तान और उत्तरी भारत में वर्षा एवं हिमपात के साथ आता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि WD अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर से नमी प्राप्त करती हैं। सवाल आ सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या WD जो है वो अपना नमी कहाँ से प्राप्त करती है, जलवाष्प कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर से। कैस्पियन सागर भी अगर ऑप्शन में होगा तो भी टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि WD के कारण शीत ऋतु में और मानसून पूर्व वर्षा होती है और उत्तरी उपमहाद्वीप में रबी फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि WD जो होता है
अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा जो होता है मौसम के अग्रदूत नहीं होते, अर्थात कभी कभी ये नुकसान ही पहुंचाता है, जैसे कि बाढ़ आ जाता है, यहाँ पे फ्लैश फ्लड आता है, भूस्खलन हो जाता है, धूल भरी आंधी चलती है, ओलावृष्टि होती है, शीतलहर चलती है, और भी बहुत सारी मौसमी घटनाएं यहाँ पर घटती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती हैं, और बुनियादी जो ढांचे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और आजीविका तो प्रभावित होती ही हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। ये सभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कुछ कुछ बातें थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी क्या है, तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में मानसून का आगमन निम्नांकित में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन निम्नांकित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, या फिर अगस्त के प्रारंभ में? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, जून के प्रारंभ में, यानी कि 1 जून को देखेंगे कि केरल में मानसून प्रवेश करता है, और 15 जुलाई के अराउंड पूरे भारत में ये मानसून पहुँच जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जून को यहाँ पे ये केरला है, ये वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 जून को यहाँ पे ये प्रवेश करती हैं, फिर 5 जून, फिर 10 जून, इस तरीके से करके। तो यहाँ पे मैनुअली आपको याद रखना है कि जो भारत में ये कब प्रवेश करता है, ये मानसून कब प्रवेश करता है। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा याद रखना है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में देखिए कि वहाँ पे मानसून कब पहुँच रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग केस हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में, जो कि 1 जून कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आसान सा सवाल है आपके लिए। सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। आसान सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठंडा दिन और ठंडी रातें। शीत ऋतु में क्या होता है, दिन भी ठंडा होता है, रात भी ठंडा होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, सवाल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, खैर कोई बात नहीं। सवाल है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। सेकेंड है कि वे आमतौर पर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करते हैं। और तीसरा कथन है कि मानसून के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी प्रवाह का हिस्सा होते हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो अगर यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन दिया है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल कथन सही है, हमने अभी डिस्कस किया कि भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, वहाँ से ये प्रभावित होती है, वहाँ से ये अपने जलवाष्प वहाँ से लेती हैं। ठीक है, नमी प्राप्त करती हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि वे आमतौर पर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करती हैं, ये भी कथन सही है। और देखा था ना अभी, यहाँ पे ये उत्तर और ये पश्चिम से भाग वाले इस एरिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो खास करके राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मानसून के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी प्रवाह का हिस्सा होता है, तो ये भी कथन यहाँ पे ध्यान रखना सही है। तो यहाँ सारे कथन सही दिए हुए हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा है कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाए गए सर्दियों के महीनों की मौसम संबंधी घटनाएं हैं। वे आमतौर पर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के मौसम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसूनी महीनों के दौरान और साथ ही अक्टूबर नवंबर में आते हैं और पूर्वी प्रवाह का हिस्सा होते हैं। ये विक्षोभ देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्कवृत्त, मकरवृत्त, विषुववृत्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा कर्कवृत्त। जैसे कि अगर ये मेरा ग्लोब है, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी कुछ ऐसा है, तो ये वाला रेखा है क्या, हमारा विषुववृत्त है। ये हमारा है कर्क रेखा। ठीक है, क्या ये हमारा है कर्क रेखा, और ये हमारा मकर रेखा, या फिर मकर वृत्त कह सकते हैं। और ये हमारा विषुववृत्त हो गया, और ये हमारा कर्क वृत्त हो गया। और यहीं पे देखेंगे कि भारत हमारा स्थित है। इस मैप में भी देख सकते हैं, ये हमारी रेखाएं जो यहाँ से क्रॉस हुई हैं, पार हुई हैं भारत के लगभग मध्य भाग से, जिसे हम लोग कर्क वृत्त कहते हैं या फिर कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्क वृत्त। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि एल नीनो क्या है? सवाल है कि एल नीनो क्या है? एक गर्म समुद्री जलधारा है, ठंडी समुद्री जलधारा है, समुद्री हवाएं हैं, ये इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना है, देखिए एल नीनो के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में एल नीनो
जो है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। एक ला नीना है, ला नीना, और एक है एल नीनो। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। किसी पार्टिकुलर हम कभी कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे हम कि ये दोनों क्या हैं, ठीक है। फिलहाल हम जानने का प्रयास करते हैं कि एल नीनो क्या है। ये गर्म समुद्री जलधारा है, या फिर ठंडी समुद्री जलधारा है, या फिर समुद्री हवा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म समुद्री जलधारा। एल नीनो क्या है? एक गर्म समुद्री जलधारा है। वहीं अगर आप पूछे आपसे कि ला नीना क्या है, ला नीना, ठीक है, तो ये है ठंडी ठंडी जलधारा, ठीक है। जबकि एल नीनो क्या है? गर्म समुद्री जलधारा है। बस आपको फिलहाल इतना याद रखना है, इतना सबका काम चल जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। महासागर की सतह रुक रुक कर गर्म और ठंडी होती रहती हैं, क्योंकि यह व्यापारिक हवाओं की ताकत के साथ संपर्क करती हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। जैसे जैसे वायुमंडलीय स्थितियों के जवाब में महासागर की सतह का तापमान बदलता है, यह वर्षा का पैटर्न को संशोधित करता है। यह महासागर और वायुमंडल के बीच एक वैज्ञानिक नृत्य है, जिसमें स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर एल नीनो जो कि गर्म है और ला नीना जो कि ठंडा है के रूप में जाने जाते हैं। साथ में इन चरणों को एल नीनो दक्षिणी दोलन या ENSO भी चक्र भी कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, अब इतना ध्यान रखिए फिलहाल कि हमारा जो एल नीनो है वो गर्म है, गर्म जलधारा है, जबकि ला नीना क्या है? एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? चक्रवात, लू, प्रतिपंख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे भी लू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म या शुष्क पवनें क्या होती हैं? लू कहलाती हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पर्वतीय वर्षा, हिमपात, या फिर आम्र वर्षा, या फिर में से कोई नहीं। बताना है कि केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती हैं? पर्वतीय वर्षा, हिमपात, आम्र वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आम्र वर्षा। क्या कहलाती हैं? आम्र वर्षा कहलाती है, मैंगो शावर कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, ये फलों के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैंगो शावर या फिर आम्र वर्षा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में कहते हैं? कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मैंगो वर्षा, महावट कहते हैं, या अम्ल वर्षा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंगो वर्षा के बारे में तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि ग्रीष्म ऋतु के ठीक पहले के अंत में कह सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब ये ग्रीष्म ऋतु खत्म हो जाता है, या फिर मानसून से पहले कह सकते हैं कि कर्नाटक और केरल में क्या होता है कि एक वर्षा होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? मैंगो शावर कहते हैं, ठीक। तो वो तो मैंगो वर्षा अलग है। एक बचा मेरे पास ऑप्शन महावट, और एक है अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा यहाँ तो कुछ है नहीं वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? महावट। ध्यान रखिएगा कि महावट क्या है, तो ये कुल वर्षा है जो कि रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? महावट कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, यह कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के लिए क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम कब से प्रारंभ होता है? उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम कब से प्रारंभ होता है? मार्च में, अक्टूबर में, या मध्य नवंबर में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम प्रारंभ होता है मध्य नवंबर से, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे ध्यान दीजिएगा, मध्य नवंबर इसका सही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, समतुल्य जलवायु किस स्थानों में पाई जाती है? समतुल्य मतलब कि इक्वल, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। तो समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? समुद्र के समीप, समुद्र से दूर, या देश के आंतरिक भाग में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र से अगर दूर जाते हैं तो भी वहाँ पे समतुल्य देखने को नहीं मिलेगा। देश के आंतरिक भाग में जाएंगे तो कोई पॉसिबल ही नहीं बनता। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे अच्छा बेस्ट दिख रहा है, समुद्र के समीप। अगर आप देखेंगे कि समुद्र किनारे
है ना। समुद्र के किनारे जितने भी देखेंगे कि जो भी राज्य हैं वो देखेंगे वहाँ पे जलवायु जो है वो समतुल्य होता है, सामान्य होता है। ना ज़्यादा टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है, ना ही ज़्यादा लो देखने को मिलता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण दे सकते हैं मुंबई के बारे में, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर देखेंगे 30-32 के आसपास हमेशा रहता है, 28। इस तरीके से ज़्यादा गर्मी के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता है, और ठंडक के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र के समीप। 13 का ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? क्या कारण है? दबाव और धरातलीय पवन, कोलिसिस बल एवं ऊपर की वायु का संचरण, या फिर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी की वजह से देखेंगे कि भारत में जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवातीय तूफान निम्नलिखित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से देखिए मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी, यहाँ से जो चलने वाली हवाएं हैं जो कि भारत में आकर के वर्षा कराती हैं शीत ऋतु में। ठीक है, तो देखेंगे ये वाला एरिया यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे ईरान भी इसमें है, अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, भारत का उत्तरी पूर्वी जो भारत है, ठीक है, पश्चिमी मान सकते हैं, पूर्वी नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि लू का क्या अर्थ है? लू शब्द का क्या अर्थ है? ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा, या इनमें से कोई नहीं। तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? गर्म हवा, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, या मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पे मैप पर देखें तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो कलर है वो 0 से लेकर के 20 दिखा रहा है ना। तो जैसा देखिए इस तरह का कलर कहाँ देखने को मिल रहा है, तो अब देखेंगे इस राजस्थान और एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा बी। ठीक है, राजस्थान में देखेंगे कि भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी चाहे तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखेंगे 400 से अधिक जो वर्षा हो रही है सेंटीमीटर में, वो है इस वाला एरिया, जो कि कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट कह सकते हैं ये वाला एरिया। पश्चिमी घाट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है ना। तो इन जगहों पर देखेंगे कि 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जलवायु किसी भी समय किसी क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है कि मौसम लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थितियां और विविधताओं को कुलियों को संदर्भित करता है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन दिया है कि जलवायु किसी भी समय किसी क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति को संदर्भित करता है, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति को किसी भी समय। तो ये किसी भी समय किसी भी क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति को जलवायु नहीं कहते, इसे मौसम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। मौसम क्या है कि किसी भी समय किसी क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं? संदर्भित करते हैं, उसे मौसम कहते हैं। जैसे बोलते हैं आज का शाम का मौसम थोड़ा ठंडा है, सुबह क्या गर्मी का मौसम था, तो ना मौसम बोलते हैं। नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते क्या आज सुबह बहुत जलवायु था, बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, जलवायु मौसम क्या है? मौसम ये पल पल बदलने वाली घटनाएँ हैं, है ना। तो ये छोटी अवधि के लिए होती है, जबकि जो जलवायु होता है वह एक लंबी अवधि के लिए होती हैं। तो हम कह सकते हैं पहला कथन गलत है। सेकेंड कह रहा है कि मौसम क्या है? लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र में मौसम क्या है कि लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र में वह मौसम की स्थिति और विविधताओं के कुल योग को संदर्भित करता है। तो ये कथन गलत हो गया। ये लंबे अवधि के लिए नहीं होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये जलवायु का डिफिनेशन है कि जलवायु क्या होता है कि लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और विविधताओं के कुल योग को हम क्या कर रहे हैं? संदर्भित करते हैं, जिसे हम लोग जलवायु कह रहे हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। ना तो 1 ना तो 2, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मौसम और जलवायु के तत्व समान हैं, अर्थात तापमान, वायुमंडलीय दाब, हवा, नमी और वर्षा। सेकेंड है कि मानसून शब्द संस्कृत के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें हम लोग पहला
बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन दिया है कि मौसम और जलवायु के तत्व समान हैं। बिल्कुल सही है कि दोनों के तत्व क्या समान ही होते हैं, अर्थात तापमान जो होता है, वायुमंडलीय दबाव, हवा, नमी, वर्षा, ये हम लोग मौसम में भी देखते हैं और जलवायु में भी देखते हैं, तो दोनों का तत्व समान ही होता है। तो पहला कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि मानसून शब्द संस्कृत के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ये भी कथन सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत, ये संस्कृत के वर्ड से नहीं लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है अरबी भाषा से। ठीक है, तो ध्यान रखना है मानसून शब्द अरबी के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। तो सेकेंड कथन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, और सेकेंड कथन है कि एशिया में इस प्रकार की जलवायु केवल भारत में पाई जाती हैं। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया। बिल्कुल कथन सही है, मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पे, या कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार की यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। सेकंड कह रहा है कि वो एशिया में इस प्रकार की जलवायु केवल भारत में पाई जाती है, तो ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ मानसूनी प्रकार की देखने को मिलती है, और भी देखेंगे कि जो एशिया महादेश में वही देश है जहाँ पे मानसूनी प्रकार की मानसून जलवायु देखने को मिलती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो पहला कथन सिर्फ सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। कहता है भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। ठीक है, एशिया में देखेंगे इस प्रकार की जलवायु कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या केरल में दिन और रात के तापमान में शायद ही अंतर होते हैं। ठीक है, ये अलग से ये फैक्ट है दिया हुआ है, क्योंकि वो देखेंगे कि तटीय रेखा में है ना, तट के आसपास होते हैं, जो कि हम लोग बात किए थे वहाँ पे कि समुद्र के जो नज़दीक होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है वो समान होता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त और सौर की ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, कुछ हमारा पृथ्वी इस तरीके से गोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मान लो सूर्य के प्रकाश कुछ इस तरीके से पड़ रहा होगा, तो ये वक्रता की वजह से देखेंगे कि सूर्य आ रहे थे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तिरछा पड़ रहा होगा ना, जैसे फिर से थोड़ा सा ये ऐसा होगा ना, कुछ मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ से इस तरीके से पड़ेगा, यहाँ सीधा पड़ेगा। तो यही चीज़ देखें, सूर्य की जो प्रकाश जो पड़ रही है, यहाँ पे देखेंगे तिरछा पड़ रहे थे, यहाँ पे सूर्य की जो धूप है जो गर्मी कम पड़ रही होगी, वहीं देखेंगे जो सीधी रेखा आ रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा होगा। तो यही कह रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है। बिल्कुल बदलती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अक्षांश होगा, यहाँ पे कुछ अक्षांश होगा, यहाँ पे कुछ अक्षांश होगा, तो यहाँ पे देखेंगे सीधी रेखा पड़ रही है, यहाँ पे तिरछी रेखा पड़ रही है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की जो मात्रा है वो देखेंगे अक्षांशों के अनुसार वो बदलती रहती है। सेकेंड कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हवा के तापमान आमतौर पर बढ़ता है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हवा का तापमान आमतौर पर बढ़ता है। तो बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पहला कथन तो डिस्कस कर लिए, ये कथन सही है। सेकंड कथन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हवा का तापमान आमतौर पर बढ़ता है। देखिए, हम भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो हवा का तापमान बढ़ेगा नहीं, हवा का तापमान घटेगा, है ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सौर ऊर्जा की जो मात्रा वो क्या होगा, कम मिल प्राप्त होगा, है ना, सीधी सी बात है। तो वहाँ का तापमान क्या होगा, कम ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हवा का तापमान आमतौर पर क्या होता है, बढ़ता है, नहीं बढ़ता नहीं, घटता है। ठीक है, ठीक है, कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है यहाँ पे। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न होती है। परिणाम स्वरूप हवा का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आमतौर पर घट जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वातावरण कम घना होता जाता है और तापमान कम होता जाता है। इसीलिए ग्रीष्म काल के दौरान देखेंगे कि पहाड़ियों पर क्या महसूस होती है, ठंडा महसूस होती है। एक अलग फैक्टर ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोरियोलिसिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा लिखा है। यह उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर हवाओं के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहला कथन के बारे में। तो पहला कथन दिया है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। जो कोरियोलिसिस बल जो होता है ना, कोरियोलिसिस जो बल होता है वो परिक्रमा के कारण नहीं होता है, ये घूर्णन की वजह से होता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूम रही है ना,
तो ये घूमता है, उसकी वजह से देखेंगे कि ये जो बल दिख रहा है, ये बल घूर्णन की वजह से होता है, ना कि परिक्रमण की वजह से। अब घूर्णन परिक्रमण क्या है, तो हमने बताया था ना कि अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इस घूमने की, ये सूर्य, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, किसका, सूर्य का, तो इसे क्या कहेंगे, इस घूमने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परिक्रमा कहेंगे। परिक्रमा कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वहीं देखेंगे कि सूर्य, देखिए ये पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर भी इस तरह से घूम रही होती है चारों तरफ, इस तरीके से लट्टू की तरह, है ना। तो लट्टू का दो देखेंगे, एक तो देखेंगे खुद में भी घूम रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है इस तरीके से। तो जो ये चक्कर चारों तरफ लगा रहा है ना, तो वो हो गया हमारा परिक्रमा, ठीक है। लेकिन अपने ही अपने एक्सिस पर देखेंगे वो घूम रहा है इस तरीके से गोल गोल, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे घूर्णन। तो घूर्णन की वजह से ये कोरिलेसिस बल जो है वो देखने को मिलता है। तो पहला कथन गलत है। और दूसरा कह रहा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर हवाओं के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। नहीं, ये बाईं ओर नहीं, देखिए उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ये इसका विक्षेपण हो जाता है, और वहीं देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ विक्षेपण हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा यहाँ भी। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है। ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हवाओं के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर हवाओं के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये कथन यहाँ दोनों सही गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या लिखा है कि कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न एक आभासी बल है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे फेरल का नियम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। इसे क्या कहते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, और ये अंतिम सवाल है इस अध्याय का। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली हवाओं के एक संकीर्ण पट्टी होती हैं। सेकंड कथन है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। और तीसरा कथन है कि गर्मियों में उपोष्ण कटिबंधीय उष्मीय जलधाराएं सूर्य के स्पष्ट गति के साथ हिमालय के दक्षिण में चलती हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन है कि जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर वाली हवाओं के एक संकीर्ण पट्टी होती है, बिल्कुल सही है। और उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिमी जेट धाराएं देखेंगे कि ये 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन गलत है कि गर्मियों में उपोष्ण कटिबंधीय उसमें जलधाराएं सूर्य के स्पष्ट गति के साथ हिमालय के दक्षिण चलती हैं, ये कथन गलत है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया है। जेट धाराएं एक संकीर्ण पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति लगभग कितना होता है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा गति से होती है, तथा लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा सर्दियों में होती हैं। कई अलग अलग जेट धाराओं की पहचान की गई है, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांश और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ये जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में ये जेट धाराएं हिमालय के दक्षिण में गर्मी के अलावा पूरे वर्ष भर चलती हैं, और देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में अनुभव की जाने वाली पश्चिमी चक्रवातों की क्षोभ को इस प्रचंड प्रवाह द्वारा लाया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना कि गर्मियों में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जलधाराएं सूर्य की आभासी गति के साथ हिमालय के उत्तर में चलती हैं, और एक पूर्वी जेट धाराएं जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं कहा जाता है, गर्मी के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री नॉर्थ से होकर के बहती हैं। तो इतने बातों को फिलहाल ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। तो ये था 23 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमने क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी कवर करा दिया है, 7 का भी करा दिया है, 8 का भी कर दिया है, और क्लास 9 का ये मेरा चौथा चैप्टर था, जिसमें 2 चैप्टर और बचे हैं। ये इस बार फिर हम क्लास 10 का करवाएंगे, फिर 11 फिर 12, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।